नमस्कार। आज हम लोग प्रमुख कथेतर गद्य विधाएं उस पर बात की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि पहले तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि कथेतर से अभिप्राय क्या है। वैसे बहुत बार हम लोग सुनते हैं कथेतर गद्य विधाएं, लेकिन जैसे शब्द आता है हम लोगों के सम्मुख कि कथेतर, तो कथेतर को अंग्रेजी में नॉन फिक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे समझने के लिए हमें पहले हिंदी साहित्य के विभाजित वर्गों को जानना होगा। हिंदी साहित्य की दो शैलियां हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के दो रूप हैं, कथात्मक गद्य, कथेतर गद्य। यहां आप देखें कि गद्य के दो रूप हैं। एक वो गद्य जिसका संबंध कथा से, जिसे हम कथात्मक गद्य कहते हैं। दूसरा वो रूप है जहां कथा से इतर बात की जाए, अर्थात वहां कथा का अभाव हो या न हो, कथा से इस इतर ऐसे गद्य को कथेतर गद्य कहा गया। सवाल ये उठता है कि ऐसे भी गद्य हैं क्या जिनमें कथा होती ही नहीं? कथा आखिर है क्या? कथा के मूल के अर्थ में अगर जाएं तो इसका अर्थ कहने से, जिसे कहा जाए और सुना जाए, इसका अर्थ हम कुछ कहानियों से समझ सकते हैं। वे कहानियां जो निश्चित परिणाम लिए होती, जिनमें बहुत हद तक कल्पनाएं सहायक की भूमिका अदा करती हैं। कथेतर साहित्य इन्हीं कथाओं से इतर का साहित्य है। यहां लेखक का अनुभव, जीवन संबंधित घटनाओं, विचारों का मुख्य स्थान होता है। कथा जो कल्पनाओं से लिपटी हुई इसका नहीं, जिनमें मुख्य अगर रूप से हम देखें तो जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, अगर हम इनको एक एक करके जानें या आपको बताएं, समझाएं, तो सबसे पहले जीवनी क्या है? जीवनी को पर कथा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इनमें दूसरे के जीवन की घटनाओं को लिखा जाता है। इस पर कथा को अब केवल जीवनी के नाम से ही जाना जाता है। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वर्णित वृत्तांत है। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। इतिहास का लेखक घटनाओं का विवरण देता है और विश्लेषण करता है, जबकि जीवनी का लेखक घटनाओं से आगे बढ़कर अपने चरित्र नायक के जीवन का रोचक ढंग से चित्रण भी प्रस्तुत करता है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के संबंध में बिखरी पड़ी सामग्री का सुसज्जित रूप होता है। वास्तव में जीवनी लेखक की कला का रहस्य चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं की सत्यता की रक्षा करते हुए उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व की पुनः सृष्टि करना ही है। चरित्र नायक के जीवन की विविध घटनाओं में से आवश्यक घटनाओं को चुनकर जीवनी का लेखक ऐसी शैली में प्रस्तुत करता है जिससे जीवनी कथा शैली रोचक हो उठती है। अगर हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जीवनियों पे बात करें, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा जो 1974 में लिखी गई, यह साहित्यकार शरदचंद्र पर लिखी गई एक प्रसिद्ध जीवनी। जीवनी साहित्य पर चर्चा की जाए तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कारण कई हैं। पहला एक, इसकी सृजनात्मकता की अद्भुत शैली, जीवनी को उपन्यास की रोचकता प्रदान की गई। इसके लिए उपन्यास के कई ढंग को अपनाया गया। दूसरी एक कि विष्णु प्रभाकर जी ने कई सालों तक शरदचंद्र के जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन किया। इसको इस जीवनी में देखा जा सकता है। तीसरी खास बात यह है, इस जीवनी में रचनाकार और रचना का क्या संबंध होता है। इसे शरदचंद्र और उनके साहित्य को उद्घाटित करते हुए बहुत ही रोचक ढंग से दिखाया गया। जब इस जीवनी ने साहित्य में कदम रखा तो ये बहुत मामलों चर्चा का केंद्र बनी। विष्णु प्रभाकर लिखते हैं, आवारा मसीहा नाम को लेकर काफ़ी उहापोह मची।
वे अर्थ किए गए जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो इस नाम के माध्यम से ही बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। आवारा और मसीहा दो शब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर है। आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं, पर उसके सामने दिशा नहीं होती। जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है उसी दिन वह मसीहा बन जाता है। इसके साथ इसकी कल्पनाशीलता पर भी प्रश्न उठे। कल्पना के अधिक प्रयोग की संभावना मिलते ही विद्वानों ने इसकी सत्यता पर प्रश्न खड़ा किया। इस पर विष्णु प्रभाकर जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जीवनी की एक भी पंक्ति कल्पना पर आधारित नहीं। जितनी जानकारी पाई उतना लिखा। आवारा मसीहा का अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, गुजराती और रूसी अनुवाद भी खासा मकबूल हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन भारतीय साहित्यिक कृतियों को सबसे ज़्यादा पढ़ा और सराहा गया उनमें यह प्रमुख है। अब हम अगर बात करें आत्मकथा की, आत्मकथा क्या है? आत्मकथा, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, आत्मकथा स्वानुभूति की एक लेखन विधा है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, क्षमताओं और दुर्बलताओं एवं तमाम स्थितियों को तटस्थ होकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। साहित्य में अभिव्यक्ति के विविध रूपों में मानव जीवन के सर्वाधिक निकट माने जाने वाली विधा आत्मकथा है। आत्मकथा में रचनाकार अपने संपूर्ण जीवन के किसी अंश अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में कल्पना प्रवणता और राग परक वैयक्तिक अनुभूति का प्राधान्य होता है। आत्मकथा लिखना सरल नहीं। इसके लेखन में व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन होता यह है कि आत्मकथा वह व्यक्ति लिखता है जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया। पाठक ऐसे आत्मकथाकार को पढ़ना चाहते हैं जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो और उसने खासा संघर्ष भी किया। यह इज्जत वाला मामला आत्मकथाकार को आत्मकथा लेखन में चुनौतियां खड़ा कर देता है। लेखक असमंजस में पड़ जाता है, किन बातों को लिखे किन को नहीं। कई बार समाज में उसकी इज्जत ही लेखन में बाधक बन जाती। ऐसे में वह केवल अपने संघर्षों का जिक्र करता है, अपनी कमियों से संबंधित घटनाओं को छोड़ देता है। ऐसे में आत्मकथा नहीं रह जाती, स्वयं का प्रशस्ति गान ही मात्र रह जाता है। कितनी धूप में कितनी बार 2013 की डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। इस आत्मकथा की भूमिका में वे लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दूभर कार्य है। यह चयन करना कि किस बात को लिखूं, किसे न लिखूं, सरल नहीं है। प्रायः आत्मकथा लेखक जीवन में आए सभी संघर्षों, दुर्घटनाओं, अप्रिय प्रसंगों में अपने आप को निरीह, निर्दोष, निसंग मानकर जाने अनजाने दूसरों के कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन बहुत कठिन होता है। हिंदी की महत्वपूर्ण आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य की कालजयी कृति है। उन्होंने अपने जीवन की तस्वीर को क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर एवं 10 द्वार से सोपान तक में रूपांतरित किया है। यह बहुप्रशंसित आत्मकथा एक महागाथा है जो उनको जीवन और साहित्य का वृतांत नहीं कहती, अपितु उत्तर छायावादी युग के साहित्य परिदृश्य को भी प्रस्तुत करती है। बच्चन का काल के अनुरूप तथा विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत करना और विभिन्न मानसिकताओं के दौर से गुजरते हुए आत्मविवरण को प्रस्तुत किया गया। बच्चन की बाल्यावस्था का अबोधपन, युवा मन का आकर्षण, प्रेमानुभूत, स्त्री पुरुष संबंधों, पारिवारिक संबंधों तथा स्वानुभूतियों से संबंधित अनेक प्रशंसों का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण बड़ी सहजता और तन्मयता के साथ किया गया है। बच्चन द्वारा
उम्र के विभिन्न पड़ावों में अलग अलग रूपों में सोचना, जैसे बाल रूप, युवा रूप, प्रौढ़ रूप, वृद्ध रूप इत्यादि उनकी आत्मकथा में मुखर हुआ है। उनकी आत्मकथा में पग पग पर उनके मनोसंवेग विभिन्न रूपों में उभर कर आते हैं। उनका सारा जीवन साधना और श्रम का जीवन रहा है। अपने बाहरी व्यक्ति के संदर्भ में स्वयं लिखते हैं, मैं कविता लिखता ही नहीं, मैं कवि दिखता भी हूँ। जैसी मधुशाला थी वैसा ही मधुशाला का कवि रूप था। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान तक के अनुभवों को चित्रित किया है। इस भाग के प्रारंभ में उन्होंने अपने वंश की उत्पत्ति, गुणों दुर्गुणों का परिचय दिया। बच्चन बताते हैं कि उनके जन्म से पूर्व माता सरस्वती और पिता प्रताप नारायण द्वारा हरिवंश पुराण विशेष रूप से पढ़े जाने के कारण उनका नाम हरिवंश राय रखा गया। बच्चन ने अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, किशोरावस्था आदि उन्होंने अपना एक कह लीजिए कि अनुभवों की बाड़ी को उन्होंने इसमें लिखा है। अगर हम यात्रा साहित्य की बात करें कि यात्रा साहित्य है क्या, तो यात्रा से जो प्राप्त अनुभवों को साझा करने की जो विधा है वह यात्रा साहित्य कहलाती है। इसे यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर साहित्य यात्रा की रचना करने में सक्षम हो पाता। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठक से साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति, सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। हिंदी क्षेत्र में लिखे गए साहित्य विषय पर चर्चा करते हुए रामचंद्र तिवारी लिखते हैं, मनुष्य अनादिकाल से यात्राएं करता आ रहा है। निश्चय ही इन यात्रा वृत्तांतों को अपने संपर्क में इन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती। हिंदी साहित्य में यात्रा के वृत्तांत लिखने का सूत्रपात भारतेंद्र से माना जा सकता है। भारतेंद्र ने सूर्यपार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से इन वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव वर्णन किया है। आलोचकों ने इन वृत्तांतों को निबंध विधा के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लिया। उस समय यात्रा साहित्य के रूप में गद्य की स्वतंत्र विधा मान्य नहीं थी। भारतेंद्र के बाद यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन पुस्तक की अखंड परंपरा लक्षित होती है। अगर हिंदी के महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य की बात की जाए तो यात्रा साहित्य में राहुल सांस्कृतायन का योगदान अप्रतिम है। इतिवृत्त प्रधान शैली होने के बावजूद गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से इनके यात्रा वृत्तांतों की तुलना में कोई दूसरा लेखक कहीं नहीं ठहरता। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में आदि इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। राहुल सांस्कृतायन की यात्रा साहित्य में 2 प्रकार की दृष्टि को साफ देखा जा सकता है। उन्होंने एक प्रकार के लेखन में यात्राओं का केवल सामान्य वर्णन है, दूसरे प्रकार के यात्रा साहित्य को शुद्ध साहित्यिक कहा जा सकता है। इस दूसरे प्रकार के यात्रा साहित्य में राहुल सांस्कृतायन ने स्थान के साथ साथ अपने समय को भी लिपिबद्ध किया है। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है। इनका अधिकांश यात्रा साहित्य सन 1926 से 1956 के बीच लिखा गया। राहुल सांस्कृतायन के बाद यात्रा साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि कथाकार अज्ञेय का नाम बड़े सम्मान से लिया जा सकता है। अज्ञेय अपने यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण कहना पसंद करते थे। इससे उनका आशय यात्रा वृत्तांतों में संस्मरण का समावेश कर देना था। उनका मानना था कि यात्राएं न केवल बाहर
की जाती हैं, बल्कि हमारे अंदर की ओर भी की जाती हैं। अरे यावर याद रहेगा सन 1953 और एक बूंद सहसा उछली सन 1960 उनके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अरे यावर याद रहेगा में उनके भारत भ्रमण का वर्णन है, और दूसरी पुस्तक एक बूंद सहसा उछली में उनके विदेशी यात्राओं को शब्दबद्ध किया गया। अज्ञे के यात्रा साहित्य की भाषा गद्य भाषा के नए मुकाम तक ले जाती है। आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में बहुतायत यात्रा साहित्य का सृजन हुआ। अनेक प्रगतिशील लेखकों ने इस विधा को समृद्ध प्रदान किया। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो यशपाल कृत लोहे की दीवार के दोनों ओर सन 1953, भगवत सरल उपाध्याय के कलकत्ते से पेकिंग तक सन 1953 तथा सागर की लहरों पर सन 1959, प्रभाकर माचवे कृत गोरी नज़रों में हम सन 1964 उल्लेखनीय। मित्रों, अगर हम रेखाचित्र क्या है, बहुत नाम सुना है रेखाचित्र का। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। जिस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव का, किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया गया है, वह रेखाचित्र कहलाती है। रेखाचित्र शब्द चित्रकला का है, जिसका अर्थ है ऐसा खाका जिसमें क्रमबद्ध ब्यौरे नहीं दिए गए हों, बस कुछ ऐसी रेखाएं जो खींचती चली गई हों, उसी के अनुकरण पर लिखना रेखाचित्र कहलाता है। इसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी व्यक्ति, घटना, स्थान या वस्तु को चित्रित कर देना कुशल रेखा चित्रकार का ही काम है। रेखाचित्र में लेखक कम से कम शब्दों में सजीवता भर देने का प्रयास करता है और उसके छोटे छोटे वाक्य तीव्र एवं मर्मस्पर्शी होते। महादेवी वर्मा ने अपने आश्रित सेवकों के नहीं बल्कि पशुओं के भी रेखाचित्र माध्यम से अमर बना दिया। रेखाचित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखाचित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी सत्य घटना की, वस्तु का या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। इसमें शब्द चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। रेखाचित्रों में महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं डॉक्टर नगेंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण रेखाचित्र साहित्य की बात करें तो रेखाचित्र को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग को दिया जा सकता है। पद्म पराग में संस्मरणात्मक निबंधों और रेखाचित्रों का संकलन है। इन रेखाचित्रों में समकालीन महत्वपूर्ण लोगों को विषय बनाया गया। पद्म सिंह शर्मा से प्रभावित होकर श्री राम शर्मा, हरशंकर शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने रेखाचित्र लिखने आरंभ किए। श्री राम शर्मा के रेखाचित्रों का प्रथम संग्रह बोलती प्रतिमा शीर्षक से सन 1937 में प्रकाशित हुआ। इसकी विशेषता है इसमें समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया। और बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्रों की शैली सरस और व्यंग्यपूर्ण है। रेखाचित्र के स्वरूप के बारे में इन्होंने सैद्धांतिक विवेचन भी किया है। इनका कथन है कि जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल या सेंसिटिव, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए रेखा चित्रकार में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। दुख का तरता, संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन, इन सब गुणों की आवश्यकता है। निसंदेह बनारसी दास चतुर्वेदी के लेखन में उपर्युक्त सभी विशेषताएं हम सब देख सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनके रेखाचित्रों में देखा जा सकता है। इनके रेखाचित्र हमारे साथी और प्रकृति के प्रांगण नामक ग्रंथों में संकलित है। रामवृक्ष बेनीपुरी निर्बाध रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। इनके रेखाचित्रों में हम सरल भाषा शैली में सिद्धहस्त कलाकारी को भी देख सकते हैं। परिमाण के दृष्टि से इन्होंने अनेक रेखाचित्रों की रचना की।
माटी की मूर्तें सन 1946 संग्रह से इन्हें विशेष ख्यात मिली। इस संग्रह में इन्होंने समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्जा दिया। उदाहरण स्वरूप रजिया नामक रेखाचित्र के माध्यम से निम्न वर्ग की एक बालिका को जीवंत कर दिया। इस संग्रह के अन्य रेखाचित्रों में बलदेव सिंह, मंगर, बाल गोविंद भगत, बुधिया, सरजू भैया प्रमुख हैं। इन रेखाचित्रों का श्रेष्ठता का अनुमान मैथिली शरणगुप्त की इस कथन से लगाया जा सकता है। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। सन 1950 में रामवृक्ष बेनीपुरी का दूसरा रेखाचित्र संग्रह गेहूं और गुलाब प्रकाशित हुआ। इसमें उनके 25 रेखाचित्र संकलित हैं। कलेवर की दृष्टि लेखक ने इन्हें अपने पुराने रेखाचित्रों की अपेक्षा छोटा रखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्रों की भाषा भावना प्रधान है। कुछ आलोचक तो उनकी भाषा को गद्य काव्य की संज्ञा दे चुके हैं। बेनीपुरी के रेखाचित्रों में संक्षेप में अगर कहा जाए तो इन्हें जीवन में जो भी पात्र मिले, इन्होंने अपनी कुशल लेखनी से उन्हें जीवंत कर दिया। विषय की विविधता और शैली की सरसता का इनके यहाँ अपूर्व संयोजन मिलता है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों ने विधा के रूप में संस्मरण और रेखाचित्र की सीमाओं का उल्लंघन किया, लेकिन उनके लेखन को संस्मरणात्मक रेखाचित्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनके अनेक संग्रह। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में समाज के पोषित वर्ग और नारी के प्रति इनकी सहानुभूति प्रकट हुई। पथ के साथी में इन्होंने अपने साथी साहित्यकारों के चित्रों को भी लिपिबद्ध किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को भी शैली की दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी के समान ही सम्मान प्राप्त है। उनके रेखाचित्रों में भूले हुए चेहरे, बाजे पयलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, दीप जले शंख बजे, छड़ बोले कड़ मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, इनके रेखाचित्रों के संग्रह। प्रकाशन गुप्त ने इस विधा को स्थापित करने के लिए रेखाचित्र नाम से ही संकलन प्रकाशित कराया। इनके रेखाचित्रों की विशेषता यह है कि इन्होंने अपने विषयों को मनुष्य के परिधि से बाहर ले जाते हुए पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों तक इन्होंने अपने रेखाचित्र में इसका स्थान दिया है। विष्णु प्रभार के रेखाचित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्ठी में संकलित हैं। इनके रेखाचित्रों में विशाल कैनवास पर सामाजिक सजगता के साथ मानवीय चित्र उकेरे गए। अन्य समकालीन रेखाचित्रों में देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर का भी नाम लिया जा सकता है। और हिंदी रेखाचित्र ने अपनी सीमाओं का लगातार अतिक्रमण किया। यह इस विधा के भविष्य के लिए शुभ संकेत। रेखाचित्र का अर्थ है, रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द से बना, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत भी किया गया है। अगर हम संस्मरण पे बात करेंगे, संस्मरण क्या है? संस्मरण किसी स्मृति का शब्दांकन है। वह जीवन के उस पहलू, संदर्भ और चारित्रिक वैशिष्ट स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वह रह जाता है जो महत्व, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। और जो स्मरण को अंकित करता हुआ लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। यह रेखाचित्र से बहुत मिलता जुलता साहित्य है। संस्मरण और रेखाचित्र में बहुत सूक्ष्म अंतर है। कुछ विद्वानों ने तो इन दोनों विधाओं को एक दूसरे का पूरक विधा भी कहा है। संस्मरण का सामान्य अर्थ होता है सम्यक स्मरण। सामान्यतः इसमें चरित्र गुणों से युक्त किसी महान व्यक्ति को याद करते हुए उसके परिवेश के साथ उसका प्रभावशाली वर्णन किया जाता है। इसमें लेखक स्वानुभूत विषय का यथावत अंकन न करके उसका पुनर्सृजन करता है। रेखाचित्र की तरह वर्ण विषय के प्रति तटस्थ होता है। संस्मरण एक अत्यंत लचीली साहित्य विधा है। इसके अनेक गुण साहित्य की अन्य विधाओं में भी रचे बसे गए। इस रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्ताज आज साहित्य रूपों पर एक ही समझा जाता है। संस्मरण तथा रेखाचित्रों में साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है।
इन दोनों विधाओं में प्रथम अंतर तो यही है कि संस्मरण केवल अतीत का ही हो सकता है, जबकि रेखा चित्र के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता, वह वर्तमान का भी हो सकता है। यदि सर्जक के अंतर्मन में भविष्य का कोई निभ्रांत चित्र हो तो उसे भी रेखाओं में वह समेट सकता है। संस्मरण केवल उसी व्यक्ति या घटना आदि पर लिखा जा सकता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है। जब किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति आदि से संबंध स्मृतियों से समय की धूल सहसा हट जाती है और जिस साहित्य के रूप के सृष्टि होती है उसे संस्मरण हम कह सकते हैं। सच तो यह है कि तटस्थता तथा निर्वैयक्तिक अंकन रेखा चित्र की पहली अनिवार्य शर्त है, जबकि संस्मरण न तो तटस्थ हो सकते हैं और न ही निर्वैयक्तिक। संस्मरण लेखक अपनी रचना व्यास शैली में करता है और इसके रूप को भी वह हमारे सम्मुख रखता है। अगर हिंदी के महत्वपूर्ण जो संस्मरण साहित्य लिखे गए हैं उनमें हम बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। चतुर्वेदी जी ने संस्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध संस्मरण आकर्षक शैली में लिखे हैं। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी कृति माटी की मूर्ति में जीवन में अनायास मिलने वाले समान व्यक्तियों का सजीव संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपनी कतिपय अच्छे और आकर्षक संस्मरण संकलित किए हैं। इनके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी और इसमें उन्होंने बहुत ही पूरी एक कहा जाए कि चित्रों के संस्मरणों के द्वारा एक सशक्त विधा के रूप में अपनी कृतियों को संजोया है। गुलाब राय की कृति मेरी असफलताएं को संस्मरणात्मक निबंध कोट में रखा जा सकता है। हिंदी के अन्य लेखकों ने भी अच्छे संस्मरण लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है राजा राधिका रमण सिंह की शावनी समा, सूरदास रामधारी सिंह दिनकर की लोकदेव नेहरू और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संस्मरणों के सुमन आदि। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज की बात करें तो रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था कलात्मक ढंग से उसका प्रस्तुति करता है। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता, अर्थात लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से लालित्य ले आता। वही गद्य आकर्षक विधा रिपोर्टाज कहलाती है। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था और रिपोर्टाज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर विष्णु, प्रभाकर माचवे, श्याम प्रहार, श्रृंगेरी राघव का भी नाम लिया जा सकता है। और अगर कहा जाए कि हिंदी के महत्वपूर्ण जो रिपोर्टाज साहित्य लिखे गए तो यह कहा जा सकता है कि भारतेंद्र युगीन साहित्य में इसको कुछ विशेषताओं को भी देखा जा सकता है। फलस्वरूप भारतेंद्र ने स्वयं जनवरी 1877 की हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया है, जिसमें रिपोर्टाज की झलक देखी जा सकती है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जा सकता है, जो 1938 में रूपाप पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और शिवदान सिंह चौहान के अतिरिक्त अमृत राय, प्रकाशन गुप्त ने भी बड़े जीवंत रिपोर्टाजों की रचना की है। रांगव राघव रिपोर्टाज की दृष्टि से सर्वाधिक श्रेष्ठ लेखक कहे जा सकते हैं। 1946 में प्रकाशित तूफानों के बीच में नामक रिपोर्टाज ने बंगाल के अकाल का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। लेखक विपदाग्रस्त मानवीयता के बीच संबल की तरह खड़ा दिखाई देता है इस कृति में। स्वतंत्रता के बाद की रिपोर्टाज लेखन का हिंदी में चलन बढ़ा और नए नए भी रामनारायण उपाध्याय जैसे अमीर और गरीब रिपोर्टाज भी हमारे सामने आए। फरीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाजों उन्होंने भी लिखा। अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों में भदंत आनंद कौशलायन कृत देश की मिट्टी बुलाती है, धर्मवीर कृत युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह प्लाट का मोर्चा भी नाम लिया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो रिपोर्टाज के बारे में ये भी सच है कि इस विधा को ऊंचाई नहीं मिल सकी जो इसको मिलनी चाहिए थी। डायरी पे बात की जाए कि डायरी क्या है? डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है।
डायरी में लेखक अपने शक्ति और दुर्बलता, क्रिया प्रतिक्रिया, संपर्क संबंध, शत्रुता मित्रता आदि का लेखा जोखा तथा विश्लेषण भी करता है। इसमें लेखक तिथि विशेष घटित घटनाक्रम को भी यथातथ्य अपनी संक्षिप्त प्रतिक्रिया देता है और कई पृष्ठों तक वह विस्तृत भी करता है और स्वतंत्र रूप से यह लिखी भी जा सकती है। किसी व्यक्ति का दैनिक जीवन कैसा है, उसका दिन कैसा बीता, उस दिन क्या विशेष घटना रही, वह क्या अनुभव किया, किन लोगों से मिलता है आदि का लेखा जोखा वह डायरी में लिखता है। और वह विशिष्ट लोगों से मिलता है जिनके बारे में वह कुछ बातचीत किया तो उसकी बातचीत को भी अपनी डायरी में वह नोट करता है। हिंदी में डायरी विधा को आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को जाता है। कॉलेज डायरी नामक रचना को उन्होंने पहली बार कॉलेज नामक जो डायरी लिखी उसमें इसको दिखाया। डायरी का प्रमुख उद्देश्य आत्मविश्लेषण और आत्मविवेचन होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष जो स्वयं को लिखने वाला होता है व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। इसमें इलाचंद जोशी, सुंदरलाल त्रिपाठी, मोहन राकेश का भी नाम लिया जा सकता है। डायरी में लेखक अक्सर खुलकर अपनी बात कहता है, उनकी अपनी रचना प्रक्रिया, अपना जीवन को भी वह बताता है। किसी भी लेखक के समय, परिवेश और उसके व्यक्तित्व को जानने समझने के साथ डायरी उसके परिवर्तनों के भी साक्षी होती है। हिंदी में डायरियाँ इन दिनों खूब लिखी जा रही हैं जो अक्सर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। पुस्तक के रूप में भी उनका प्रकाशन हो रहा है। और मित्रों, अगर हम अंततः बात करें तो हिंदी की जो महत्वपूर्ण डायरी साहित्य है और वह किस प्रकार उनका योगदान रहा है, तो राधाचरण गोस्वामी की जो दनिंदिनी है 1885 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई, छपी, अपने हाथ से लिखित दिनचर्या और कुछ प्रतिज्ञाएं मिलती हैं। भारतेंदु के समकालीन बालमुकुंद गुप्त की डायरी के अंश जो उन्होंने 1892 से 1907 के बीच लिखे उनमें मिलता है। बनारसी दास गुप्त एवं पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा संपादित बालकृष्ण स्मारक ग्रंथ जो 1950 में प्रकाशित हुआ उसमें बालमुकुंद गुप्त की दिनचर्या का भी लेखा जोखा मिलता है। और पंडित प्रदाम नारायण मिश्र को काव्य विषयक जो चिट्ठी जानी चाहिए थी उसका जो मैटर तैयार हुआ, अर्थात ऐसे कुछ उल्लेख वे अपनी डायरी में प्रयोग करते हैं। स्वामी सदैव की मेरी डायरी 1909 में अमेरिका दिग्दर्शन, अमेरिका पथ प्रदर्शक, अमेरिका भ्रमण के रूप में मिलती है। और लेखक जब डायरी की बात करता है तो उसमें कई अपने महत्वपूर्ण महीने की दिनचर्या का भी उल्लेख करता है। ऐसे ही नरेंद्र शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी जो 1930 में आई मौलिक और कलात्मक डायरी मानी जाती है। इसमें सच्ची घटनाओं के वर्णन के साथ संवेदनात्मक गहराई भी मिलती है। घनश्याम दास बिरला की डायरी के कुछ पन्ने प्रकाशित हुए 1940 में, इसमें घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी की डायरी 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में प्रकाशित हुई। आज हम लोगों ने कथेतरगत साहित्य पे बात किया और आप लोगों ने इसको सुना, जाना कि आत्मकथा क्या है, डायरी क्या है, संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है। मैं समझता हूँ कि इस हमारे इस व्याख्यान के द्वारा आप लोग बहुत सी चीज़ों को सीखे होंगे, मैं आपको बताने में सफल हुआ होगा। मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत ही मूल्यवान और बहुत उपयोगी होगा और आप लोग इसको फिर से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इस रूप में आपका बहुत बहुत आभार और आप लोगों को नमस्ते।